Hey everyone, welcome back to the another video of our React.js series. पिछले वीडियो में हमने React.js के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझे। तो अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले वो देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर हमें React में कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो React का फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलो फिर सीखते हैं। चलो अब समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट React.js फोल्डर। तो हम यहाँ पे ना एक बंडलर का यूज करने वाले हैं जिसका नाम है वीट। पर फोल्डर बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि फोल्डर एग्जैक्टली बनाना ही क्यों है। मतलब क्योंकि अगर रिएक्ट का पूरा स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो सारी चीजें खुद से ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी और बार बार सेम चीज करेंगे जो बेसिक ओवरव्यू में हमने की थी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम रिएक्ट का फोल्डर बनाते हैं जो कि है, मतलब जो कि हम बनाएंगे वीट बंडलर के थ्रू। अब ये बंडलर क्या है? तो बंडलर बेसिकली आप समझ सकते हो कि एक टूल है जो फोल्डर्स बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो पहले ना ये वीट का यूज नहीं किया जाता था। पहले जो डेवलपर्स होते थे वो रिएक्ट का फोल्डर कैसे क्रिएट करते थे, वो यूज करते थे ये कमांड npm create react app। पर ये अब बंद हो गया है, मतलब क्योंकि जो डेवलपर्स है ना वो बोलते हैं कि रिएक्ट को ना किसी भी फ्रेमवर्क के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब रिएक्ट लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी के पास तो थोड़ी पावर्स कम होती है, तो हमें उसे किसी फ्रेमवर्क के साथ यूज करना पड़ता है। तो इसलिए हम ना वीट के थ्रू इसका फोल्डर क्रिएट करते हैं। जब हम नेक्स्ट जेएस वगैरह ऐसी चीजें सीखेंगे ना, तो तब हमें मतलब इसकी क्लैरिटी मिलेगी कि हम वीट ही क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्ट रिएक्ट ऐप क्यों नहीं क्रिएट कर रहे। तो वीट के थ्रू अगर हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड है npm create वीट। और इसको जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ देखो हमें ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो जैसे अभी मैं दे देती हूँ मेरे प्रोजेक्ट का नाम की 01 क्रिएटिंग क्रिएटिंग माय मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया क्रिएटिंग माय फर्स्ट रिएक्ट फोल्डर। अब इतना बड़ा नाम नहीं देना होता, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब एंटर करते हैं तो ये पैकेज का नाम भी ये हम यही दे देते हैं। उसके बाद में ये हमें पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा फ्रेमवर्क मतलब हमें यूज करना है। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट चूज करती हूँ और यहाँ हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड करेंगे, तो यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट चूज किया है। अब ये पूछ रहा है कि इंस्टॉल विथ npm स्टार्ट नाउ, तो यस कर देना। और यहाँ पे सारी हमारी जो डिपेंडेंसीज एक्सेट्रा है वो इंस्टॉल होने लगी है, तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये देखो ये हमारी जो रिएक्ट फोल्डर है हमारा, ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे जो ये लोकल होस्ट की कमांड तुम्हें दिख रही है ना, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। देखो इसको क्लिक करके, तो ये देखो ये हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अब समझते हैं कि हमने जब ये रिएक्ट फोल्डर क्रिएट किया तो हमें ये जो फाइल्स मिली हैं इनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले है ये नोड मॉड्यूल्स। तो इस दुनिया में दो चीजें हैं जिनके अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए, पहला है ब्लैक होल और दूसरा है ये नोड मॉड्यूल्स। अब जस्ट किडिंग, ये नोड मॉड्यूल्स में ना इतनी सारी फाइल्स हैं जो कि हमें ऑलरेडी मतलब मिल जाती हैं, तो हमें इनको कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, बस ये डिपेंडेंसीज वगैरह एक्सेट्रा होल्ड करता है जिसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। फिर है ये पब्लिक फोल्डर। तो ये पब्लिक फोल्डर में ना हम जो भी हमें इमेजेस एसवीजीज लगती हैं
जो भी आइकन्स वगैरह लगते हैं वो हम इसमें रखते हैं, जैसे कि ये एक आइकन, तो वो हम इस पब्लिक फोल्डर में रख सकते हैं। उसके बाद में ये एसआरसी, तो ये जो एसआरसी फोल्डर है ना, ये बहुत मेन फोल्डर है। इसके अंदर हम हमारे कंपोनेंट्स एक्सेट्रा क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये एसेट्स, इस एसेट्स में हम हमारे एसेट वगैरह रखते हैं, जैसे कि कोई इमेज हो गई या कुछ भी, मतलब जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एसेट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई लोगो हो गया, एसवीजीज हो गई, इमेजेस, आइकन्स, ये हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि पब्लिक जो फोल्डर है उसमें हम स्टैटिक चीजें रखते हैं, जैसे कि फॉन्ट, फाइल, इमेजेस एक्सेट्रा। तो पब्लिक एसेट्स में मतलब कुछ भी रख सकते हैं दोनों में। उसके बाद में ये ऐप डॉट सी एस एस, जिसमें हम सी एस एस वगैरह रखते हैं। ये है ऐप डॉट जे एस एक्स, जिसमें हम ये सबसे मेन फाइल होती है हमारे रिएक्ट फोल्डर की। ये एंट्री फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट की। तो ये चाइल्ड होती है इस मेन डॉट जेएसएक्स की। अब हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो हमेशा स्टार्ट होता है मेन से। तो ये जो मेन है ये पेरेंट है इस ऐप डॉट जेएसएक्स का। और अब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो एचटीएमएल होना तो जरूरी है ही। तो ये जो एचटीएमएल फाइल है ये सारी फाइल्स को कॉल करती है। मतलब आप ये देखो, ये मेन डॉट जेएसएक्स को यहाँ पे कॉल कर रही है। तो क्या है कि ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ये पेरेंट है मेन डॉट जेएसएक्स का, और मेन डॉट जेएसएक्स जो है वो पेरेंट है ऐप डॉट जेएसएक्स का। मतलब ऐप डॉट जेएसएक्स चाइल्ड हुआ मेन डॉट जेएसएक्स का, और एच टी एम एल जो है वो पेरेंट हुआ मेन डॉट जेएसएक्स का। तो ये हुआ ग्रैंड पेरेंट, मेन डॉट जेएसएक्स हुआ पेरेंट, और ऐप डॉट जेएसएक्स हुआ चाइल्ड। देन ये है इंडेक्स डॉट सीएसएस। तो इंडेक्स डॉट सीएसएस में जो भी हमारी ग्लोबल सीएसएस होती है जो पूरे प्रोजेक्ट पे हम लगाना चाहते हैं वो हम इसमें लगाते हैं। फिर है ये गिट इग्नोर फाइल। तो गिट इग्नोर में हम वो चीजें डालते हैं जो हम गिटअप पे पुश नहीं करना चाहते। मतलब जो भी फाइल्स हम नहीं चाहते कि गिटअप पे अपलोड हो, जैसे कि ये नोड मॉड्यूल्स हो गए, या कोई इन्वायरमेंट डॉट इएनवी फाइल्स हो गई जो हम डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। मतलब हम अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारी कुछ अपनी मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा जो कि हम नहीं चाहेंगे कि वो लीक हो कहीं पे, तो वो चीजें हम गिट इग्नोर में डाल देते हैं। ठीक है। अब ये eslint डॉट कॉन्फिग डॉट जीएस। तो अब इस फाइल का क्या यूज है, अब दी है तो कुछ ना कुछ तो यूज हो गई। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये कस्टम रूल्स बनाने में हेल्प करता है। जब बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करके कुछ बनाते हैं ना, तब हम इस में कस्टम रूल्स बना सकते हैं। अब जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट, तो उसमें आप अकेले तो काम करोगे नहीं, उसमें 10 अलग डेवलपर्स आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो अब जैसे मान लो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें आप 3 लोग हो। तो अगर कोई मतलब बंदा है वो क्या करता है कि वो स्ट्रिंग्स को ना डबल कोट में लिखता है, और आप हो तो आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखते हो। और कोई एक और दूसरा तीसरा इंसान है जो कि स्ट्रिंग्स को बैकटिक्स का यूज करके लिखता है। तो अब स्ट्रिंग्स को तो हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, तो कौन सही है कौन गलत। तो हम इस ESLint में ना कुछ प्री डिफाइंड कस्टम रूल्स बना के रख देते हैं कि जैसे मतलब जो रिकमेंड हम मतलब यूज कर सकते हैं कि अ, इसी तरीके से हमें लिखना है वगैरह। ठीक है। उसके बाद में है ये पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस, वर्जन्स, डिपेंडेंसीज एक्सेट्रा होल्ड करते हैं। मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह है वो। देन है ये रीडमी डॉट एमडी। तो जब गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे ना, तो क्या कर रहा है कि मतलब प्रोजेक्ट एक्सेट्रा में जो भी हमारी डिटेल्स वगैरह होंगी वो हम इसमें लिख देंगे, जैसे कि हमने कौन सी चीज यूज की है, कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह, मतलब ये सिंपली हम इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाइट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। तो
इसमें ना हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा है वो अ, मतलब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये सब समझ लिया कि कौन सी फाइल का क्या यूज़ है। अब आगे समझते हैं कि हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलो अब तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो कौन सी तुम्हें बेसिक स्टेप्स फॉलो करनी। अब यहाँ पे जो ये लोकल होस्ट पे रन हो रहा है ना, ये वीट वालों का प्रोजेक्ट है। अब हमें तो हमारा प्रोजेक्ट चलाना है, इन्होंने हमें इनका बंडलर दे दिया है, हमें हमारा प्रोजेक्ट चलाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये app.jsx में जाते हैं और ये जो है ये पूरा हम क्लियर करते हैं। उसके बाद में ये index.css को भी क्लियर करते हैं। ये ग्लोबल सीएसएस थी जो हम हमारी सीएसएस लिखेंगे ना, इनकी क्यों यूज करेंगे। उसके बाद में ये जो स्ट्रिक्ट मोड है ये भी हटाते हैं मेन डॉट जेएसएक्स से, मतलब हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ना यहाँ पे app.jsx में हम हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट लिखते हैं, जो कि हमें मिल जाएगा। हमें ये RAFCE ये हम करते हैं और ये टैब दबा दिया तो ये मुझे मेरा एक बॉयलर प्लेट मिल गया। यहाँ पे देखो ऐप लिखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे देखो ऐप लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि हेलो, तो यहाँ पे हेलो लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें भी अगर वो जैसे मुझे ये RAFCE लिखने पे ये जैसे सजेशंस आ रहे थे, अगर तुम्हें भी ऐसे सजेशंस चाहिए तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, एक्सटेंशंस में जाना है और तुम्हें ना कुछ एक्सटेंशंस मतलब इंस्टॉल कर लेना। जैसे ये एक ES7 ये रिएक्ट रिडक्स नेटिव, अगर तुम ये एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हें भी वैसे सजेशंस आएंगे। और एक तुम ये वाला भी कर सकते हो, ES7 ये वाला। और एक लाइव सर्वर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी हो गई, और एक ये npm इंटेलिजेंस, इसको भी तुम इंस्टॉल कर लो। तो कुछ नहीं, एक्सटेंशंस कर लेने चाहिए, मतलब मेरे पास तो बहुत सारे कर रखे हैं। ठीक, तो यहाँ तुमने देखा कि मैंने कैसे app.jsx में अपना ये हेलो लिखा, तो यहाँ पे मेरे को हेलो प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। अ, अब मेरे को जैसे इसको कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है app.jsx में, तो ये एक मैंने बेसिक मतलब सीएसएस का कोड लिख दिया, जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया और जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट कर दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ फॉन्ट फैमिली ऐड कर दी। तो अब देखते हैं चलो कि मुझे मिलता है या नहीं। तो ये देखो मुझे हेलो प्रिंट होके मिल रहा है व्हाइट कलर में, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी मैं सीएसएस लिखूंगी वो ग्लोबली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, इस वीडियो में हमने रिएक्ट का फोल्डर कैसे बनाना है वो समझा। उसके बाद में जो भी हमें ये जो फाइल्स वगैरह मिली हैं उनका क्या यूज है वो हमने समझा। और हमें बेसिक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो हमने समझा। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और प्रॉप्स क्या होते हैं। हम ये सब आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाकी के वीडियोस जो पहले आ चुके हैं आप वो देख सकते हैं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।